नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम बात करेंगे या शुरू करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम। हर बार की तरह प्रत्येक सिस्टम के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो हमारा फोकस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो, और साथ में आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो उस पर रहेगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहेंगे? परिसंचरण तंत्र। एक एक बात को आप ध्यान से समझते चलें। परिसंचरण तंत्र या इसी को कह सकते हैं परिवहन तंत्र। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एग्जाम के पर्पज से काफी महत्वपूर्ण है और पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग है। तो आपको मजा भी आएगा। जब भी हम एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए लगती है कि हमारे शरीर के अंगों के बारे में बात कर रहे हैं। जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये सारी चीजें हमारे अंदर हो रही है, तो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि कैसे हो रहा है, क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिए एनिमल फिजियोलॉजी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र, इसके बारे में पहली बात तो आपको ये याद रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आजकल पूछे जाते हैं। आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, देखिए, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र के जनक के नाम से किसको जाना जाता है? तो सीधा आपको एक वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, वो है विलियम हार्वे। देखिए, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, परिवहन तंत्र के जनक इसको कहा जाएगा, विलियम हार्वे को। सीधा आपको इस साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। एक और चीज आपको याद रखनी है, वो टर्म है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी। अगर कोई आपसे ये पूछे कि एंजियोलॉजी का मतलब क्या है, तो आपको बताना है स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये दो अच्छे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने हैं। स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, परिवहन या परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम के फादर किसको कहते हैं? विलियम हार्वे। अगर हम इस परिवहन तंत्र की एक सामान्य डेफिनेशन या परिभाषा बनाएं तो आपको इस तरीके से याद रखनी है। देखिए, यहां मैं बना लेता हूं एक्सटर्नल एनवायरमेंट, बाह्य वातावरण, और यहां मैं बना देता हूं शरीर के अंग। देखिए, बाह्य वातावरण से शरीर के अंगों तक
क्या पहुंचाना है? आवश्यक पदार्थ। आवश्यक पदार्थ लिखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए, आवश्यक पदार्थ और साथ में क्या? ऑक्सीजन। और इन शरीर के अंगों से बाहर निकालना है अपशिष्ट पदार्थ। और कौन सी गैस? CO2 गैस। ये जो काम करेगा वो सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र करेगा। अगर आपको कहीं पर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो बाह्य वातावरण से आवश्यक पदार्थ व ऑक्सीजन को शरीर के अंगों तक पहुंचाना और शरीर के अंगों से अपशिष्ट पदार्थ और CO2 को बाहर निकालने से संबंधित या ये जो कार्य जो तंत्र करेगा उसे क्या कहेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। देख लीजिए, डेफिनेशन भी बना सकते हैं आप इससे। तो तीन बातें मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। पहली है विलियम हार्वे, दूसरा है एंजियोलॉजी, और तीसरी है डेफिनेशन, जिसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। आप चाहें तो डेफिनेशन लिख भी सकते हैं कि आवश्यक पदार्थों व ऑक्सीजन को बाह्य वातावरण से शरीर के अंगों तक और शरीर के अंगों से अपशिष्ट पदार्थ व CO2 को बाहर निकालने से संबंधित तंत्र क्या कहलाएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम। देख लें आराम से। चलिए, अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप सभी वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये बड़े सिस्टमेटिक और एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर किसी चीज को कनेक्ट भी किया जा रहा है तो एग्जाम के क्वेश्चन को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जनरल तीन जानकारियां मैंने आपको बताई, लेकिन ऐसा ही सर्कुलेटरी सिस्टम जो है या परिसंचरण तंत्र से संबंधित एक संरचना है फाइलम पोरीफेरा में। देखिए, फाइलम पोरीफेरा, इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है या वैसा ही एक तंत्र होता है जिसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम, या इसको कहा जाएगा जल नाल तंत्र। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर कैनाल सिस्टम किस फाइलम से संबंधित है? पोरीफेरा से। और ये एक तरीके से परिसंचरण तंत्र का ही भाग है। लेकिन मैं यहां पर ब्लड सर्कुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहली बार ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का उत्पत्ति या ओरिजिन किस फाइलम में हुआ, तो आपका जवाब एनेलिडा होगा। अभी मैंने कहीं पर भी रक्त परिसंचरण तंत्र बात नहीं की है, केवल सर्कुलेटरी सिस्टम बात की है। और इस परिसंचरण तंत्र से मिला जुला एक तंत्र है पोरीफेरा में, वो है वाटर कैनाल सिस्टम। ये समझाते समय बच्चों के दिमाग में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम की ओरिजिन कौन से फाइलम में हुई, तो वो पोरीफेरा नहीं लिखना है, उसका जवाब एनेलिडा है। कि सर फिर आप यहां पर क्यों बता रहे हो? ये सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे ही सिस्टम है, तंत्र है, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आवश्यक पदार्थ व ऑक्सीजन को अंदर लेने में और अपशिष्ट पदार्थ व CO2 को बाहर निकालने में मदद करते हैं। जब मैं पर्टिकुलर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूंगा तो पोरीफेरा में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाएगा।
वहां पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका नाम है वाटर कैनाल सिस्टम। मेरी बात आप समझ गए होंगे। अगर आप फाइलम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे पहली बार ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिडा में विकसित हुआ। तो वाटर कैनाल सिस्टम कौन से फाइलम में है? पोरीफेरा में। एक और फाइलम है सिलेंट्रेटा। देखिए, सिलेंट्रेटा। और इस सिलेंट्रेटा में जो सिस्टम है उसका नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम। गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम। देखिए, और एक और फाइलम है और उस फाइलम का नाम है इकाइनोडर्मेटा। और इसमें है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। देखिए, और ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इसे एम्बुलेक्रल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। 3 मैंने आपको सिस्टम बताए। कौन कौन से? वाटर कैनाल सिस्टम, गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम और वाटर वेस्कुलर सिस्टम। 300 किस तीनों ही किस फाइलम से संबंधित है वो भी आपके सामने। वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा से, गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम सिलेंट्रेटा से, वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्रल सिस्टम इकाइनोडर्मेटा से। एक चीज आप यहीं याद रख लें, इन्वर्टिब्रेट के अंदर दो ऐसे फाइलम हैं। एक है टीनोफोरा, माइनर फाइला भी कह सकते हैं, और दूसरा है इकाइनोडर्मेटा। इन दोनों के जीव पूर्ण रूप से पूर्णतः समुद्री जल में पाए जाते, बिना किसी अपवाद के इन दोनों फाइलम के सदस्य मेराइन वाटर में रहें। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बाकी तीनों जो सिस्टम है, वाटर कैनाल सिस्टम, गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम और वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिसको एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं, ये किस फाइलम से संबंधित है आपको ये याद रखना है। देख लीजिए। चलिए, वाटर वेस्कुलर सिस्टम एम्बुलेक्रल सिस्टम है। उससे पहले अभी हम देख रहे थे कौन से फाइलम में? पोरीफेरा में। और पोरीफेरा में जो सिस्टम पाया जाता है उसका नाम है वाटर कैनाल सिस्टम। और ये वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा के सदस्यों में क्या क्या मदद करेगा वो देख लीजिए। न्यूट्रिशन में मदद करेगा, रेस्पिरेशन में मदद करेगा, एक्सक्रेशन में मदद करेगा, और रिप्रोडक्शन में मदद करेगा। रिप्रोडक्शन।
जल नाल तंत्र, फाइलम पोरीफेरा के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका टाइप है, ये इसके न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन में मदद करेगा। मैंने आपको फाइलम पोरीफेरा कंप्लीट पढ़ा रखा है। 3 टाइप के इसमें वाटर कैनाल सिस्टम होते हैं, एस्कोन, साइकोन और ल्यूकोन टाइप। तो पोरीफेरा आप देखेंगे तो वहां पर इसको डिटेल में देखें, यहां मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखें, इन तीनों में से अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि सबसे सरल प्रकार का नाल तंत्र, सबसे सरल प्रकार का वाटर कैनाल सिस्टम कौन सा है, तो आपका जवाब होगा एस्कोन टाइप। इतना आपको वाटर कैनाल सिस्टम या जल नाल तंत्र जो पोरीफेरा में पाया जाता है उसके बारे में याद रखना। एक और फाइलम है और उस फाइलम का नाम है सिलेंट्रेटा। देखिए, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में जो सिस्टम है उसका नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम। गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम। सिलेंट्रेटा के जीवों में एक कैविटी पाई जाती है जिसके नाम पर इसका नाम भी है सिलेंट्रॉन कैविटी। एक गुहा पाई जाएगी, उस गुहा का नाम है सिलेंट्रोन, या इसी गुहा को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। हिंदी में कहेंगे जठर समवायी गुहा। सिलेंट्रॉन कैविटी का ही दूसरा नाम है। इस कैविटी में दो बातें होगी। क्या? जठर का मतलब है पाचन। एक तो भोजन का आंशिक रूप से पाचन होगा और साथ में संवहन या परिवहन भी होगा। सिलेंट्रेटा के अंदर सिलेंट्रोन कैविटी या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी फूड के डाइजेशन और उसके सर्कुलेशन में, परिवहन में, परिसंचरण में मदद करती है। इस प्रकार का सिस्टम क्या कहलाता है? गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम, जठर समवायी तंत्र। मैं आपको बार बार फिर कह रहा हूं, यह हम बात कर रहे हैं पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में सर्कुलेटरी सिस्टम की। कहीं पर भी मैंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं बोला है, केवल परिसंचरण तंत्र बोला है। आवश्यक पदार्थ और ऑक्सीजन को अंदर लेना, अपशिष्ट पदार्थ व CO2 को बाहर निकालने से संबंधित जो तंत्र है वो पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम और सिलेंट्रेटा में गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम है। आराम से देख लीजिए। देखिए, तीसरा जो फाइलम हम बात कर रहे थे और उस फाइलम का नाम है इकाइनोडर्मेटा। एक बात तो इसके लिए आप याद रखें, बिना किसी बात के
या बिना किसी अपवाद के सभी जीव समुद्री जल में पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको एक और फाइलम बताया था, माइनर फाइला टीनोफोरा। तो टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा ऐसे फाइलम हैं जिनके सभी सदस्य मराइन वाटर में पाए जाएंगे। पहली बात तो ये याद रखनी। इसका जो सिस्टम है उसको कहा जाता है वाटर कैनाल सिस्टम, सॉरी वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर वैस्कुलर सिस्टम, इसी का दूसरा नाम है एम्बुलेक्रल सिस्टम। एम्बुलेक्रल तंत्र, वाटर वैस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्रल तंत्र, ये क्या करता है? इकाइनोडर्मेटा के जीवों में रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन और लोकोमोशन, एक तो हेल्प करेगा रेस्पिरेशन में, हेल्प करेगा एक्सक्रेशन में, और हेल्प करेगा लोकोमोशन, गति करने में। देख लीजिए, एम्बुलेक्रल सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो इकाइनोडर्मेटा के सदस्यों में पाया जाएगा, वो रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन और लोकोमोशन में मदद करेगा। एम्बुलेक्रल सिस्टम का जो पार्ट लोकोमोशन में मदद करता है उसका नाम है ट्यूब फिट। इस एम्बुलेक्रल सिस्टम में ट्यूब फिट पाए जाते हैं जो लोकोमोशन या गति में मदद करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम और इन्वर्टिब्रेट में, पॉरीफेरा, सलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा में कुछ और सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे तंत्र पाए जाते हैं, उनके नाम मैंने आपको बताए हैं। अब हम बात कर रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। देखिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, या रक्त परिवहन तंत्र। देख लीजिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीजें आपको याद रखनी है। क्या क्या? ब्लड, ब्लड वेसल्स जिनको रक्त वाहिनियां कहते हैं, ब्लड वेसल्स, देखिए, और तीसरा है हार्ट। ये तीनों चीजें मिलकर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाई, और तीनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले ब्लड, फिर ब्लड वेसल्स और फिर हार्ट के बारे में। तो रक्त परिसंचरण तंत्र में ब्लड, ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिनियां या हार्ट, इनके बारे में हम देखेंगे।
देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। देखिए, या रक्त, इसी के लिए एक और शब्द इस्तेमाल होता है, रुधिर। देखिए, ब्लड के बारे में आपको पहली बात तो ये याद रखनी है कि ये तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है। वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, और कौन सा है? वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। एक चीज आप ये याद रखेंगे कि जितने भी संयोजी ऊतक है, उनका जो ओरिजिन है, उनकी जो उत्पत्ति है, वो कैसी होती है? मीजोडर्मल होती। ये आपको याद रखना। तो रक्त की जो ओरिजिन है वो मीजोडर्म से हुई है, और ये वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। जब टिश्यू पढ़ेंगे तब मैं आपको ब्लड और डिटेल में भी बताऊंगा, लेकिन अभी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए कितना आपको समझना चाहिए वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो कौन से प्रकार का टिश्यू है? वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। एक और शब्द है स्टडी ऑफ ब्लड। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? और स्टडी ऑफ ब्लड हीमेटोलॉजी कहलाता है। हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड। कौन सा टिश्यू है? वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू की ओरिजिन कैसी होती है? मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। और ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक बात और, ये मानव शरीर का ब्लड जो है वो मानव शरीर का 7 से 8% हिस्सा बनाता है। देख लीजिए। और अगर नॉर्मल बात करें तो 4 से 5 लीटर होगा। यहां देख लीजिए, ब्लड की अगर बात करें, अगर पुरुषों में बात करें तो 5 से 6 लीटर ब्लड होगा। और महिलाओं में बात करें तो 4 से 5 लीटर ब्लड होगा। ये भी आप याद रख सकते हैं। देख लीजिए। तो रक्त किस प्रकार का टिश्यू है? संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू या तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक में दो आते हैं, ब्लड और लिम्फ। लिम्फ जो सिस्टम बनाता है वो लिम्फेटिक सिस्टम है, वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। उस लिम्फेटिक सिस्टम से पहले हम बात कर रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, जिसमें पहला जो कंपोनेंट या घटक है ब्लड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सीधे सटीक क्वेश्चन, कौन सा टिश्यू है, इसका ओरिजिन कैसा है, हेमेटोलॉजी क्या है, कितना प्रतिशत हिस्सा है, और जो ब्लड है वो मेल में कितना होगा? 5 से 6 लीटर। और फीमेल में कितना होगा? अप्रोक्सीमेट 4 से 5 लीटर। देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ब्लड
या रक्त, इसको एक चार्ट से मैं आपको बताता हूं। वैसे ये सब जगह आपने पढ़ रखा है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारा पूरा प्रोग्राम एग्जाम का जो क्वेश्चन है उसके बेस पर है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो आप आराम से सोल्व कर पाए, इस अप्रोच के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बेवजह की चीजें, जबरदस्ती की बातें मैं आपको नहीं बता रहा हूं, जिसको पढ़कर आपको अच्छा लगे, आपको लगे वाह कितनी बेहतरीन चीज है, लेकिन फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज रहे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। जितनी भी चीजें मैं आपको यहां बता रहा हूं वो आपको अगर अच्छे से याद हो गई तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। आपको अच्छा लगे या नहीं लगे ये बात आप अच्छे से जानते हैं, पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता। और आजकल सोशल मीडिया के जमाने में 2 घंटे 3 घंटे लगातार पढ़ना बहुत बड़ी बात है। इसलिए किसी भी कंटेंट में पहले आपको यह देखना है कि क्या वो एग्जाम ओरिएंटेड या क्वेश्चन बेस्ड है, जिसको पढ़कर हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो क्वालिफाई कर ले। और जब आपको इनके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए, जैसे ब्लड के बारे में मैं आपको और अच्छी जानकारियां बता सकता हूं, लेकिन हमारे एग्जाम में क्या आने वाला है, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं के आसपास रहें तो आपका कंटेंट भी सीमित रहेगा और आप उसको बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं। बिना रिवीजन के आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने बहुत डिटेल में, मैं नहीं कह रहा कि मैं कम डिटेल में पढ़ा रहा हूं, जो भी टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, कैसा भी एग्जाम हो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारा जो लेवल है वो कम है, इससे और डीप में पूछा जा सकता है। लेकिन जैसे ब्लड के बारे में हम बात करेंगे तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो एग्जाम के जो क्वेश्चंस है उनके आसपास रहेगा। उसके ऑप्शंस को ध्यान में रखकर आपको बताया जा रहा है सिस्टमेटिक तरीके से। ये चार्ट आपने बहुत बार पढ़ा है। ब्लड में एक तरफ होता है प्लाज्मा और दूसरी तरफ होती है ब्लड कॉर्पस्कल्स, रक्त कणिकाएं। देखिए, एक है प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कणिकाएं। और जनरल एग्जाम में तो इनके प्रतिशत तक पूछे जाते हैं कि प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है और रक्त कणिकाएं कितना प्रतिशत होती है। तो प्लाज्मा है 55% और रक्त कणिकाएं हैं 45%। ये भी आपको याद रखना है। अब जो प्लाज्मा है उसको फिर से दो भागों में बांट रहे हैं। एक है वाटर, जल, और दूसरा है अदर सब्सटेंस, अन्य पदार्थ। अन्य पदार्थ, अदर सब्सटेंस। जल की जो मात्रा है वो कितनी है, 90 से 98%, सॉरी 90 से 92%। और ये है 8 से 10%। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव रक्त के प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना है, 90 से 92%, और 8 से 10% अलग है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, कितना होगा, 55%। और डिटेल में अपन बात करेंगे तो आपको फिक्स दे देगा कि मान लो आपके शरीर में 6 लीटर ब्लड है तो प्लाज्मा कितना होगा। और ब्लड कॉर्पस्कल्स आप जानते हैं, 3 बहुत फेमस नाम हैं। एक है आरबीसी,
दूसरा है WBC और तीसरा है प्लेटलेट्स। RBC को कहते हैं इरिथ्रोसाइट, WBC को कहते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। देख लीजिए, ये ब्लड के घटक है, कंपोनेंट्स है। एक चीज आप याद रख लें, ब्लड कौन सा टिश्यू है? तरल संयोजी ऊतक है, और संयोजी ऊतक मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। और इस ब्लड की पीएच अगर आपसे बोली जाए तो 7.4, 7.4, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका। 7 से ज्यादा है, इसलिए ये भी शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि रक्त हल्का क्या होता है? क्षारीय होता। तो ब्लड के बारे में प्लाज्मा कितना प्रतिशत है, ब्लड कॉर्पस्कल्स कितनी परसेंट है, कितनी क्या नाम है, आरबीसी इरिथ्रोसाइट, WBC ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट, और 90 से 92% वाटर और अदर सब्सटेंस क्या है? 8 से 10%। देख लीजिए। आइए, अभी हमने देखा कि हम प्लाज्मा के बारे में बात कर रहे हैं, और ये प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत होता है? 55%। इस 55 में से 90 से 92% क्या होता है? जल। और 8 से 10% क्या होता है? अदर सब्सटेंस, अन्य पदार्थ। देखिए, अब अदर सब्सटेंस में क्या क्या होगा, उनकी जानकारी देखिए। सबसे पहला है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा में अदर सब्सटेंस में जो चीजें पाई जाएंगी, पहला है प्लाज्मा प्रोटीन। दूसरा पाया जाता है ग्लूकोज। तीसरा, इसी ब्लड में यूरिया। और चौथा कोलेस्ट्रॉल। क्या और चीजें भी पाई जाती है? जी हाँ, लेकिन मैं चार उन्हीं बातों को बता रहा हूं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदर सब्सटेंस में ये चार चीजें हैं। प्लाज्मा प्रोटीन को अभी पढ़ेंगे हम डिटेल में। तो इसके अलावा बाकी तीनों के बारे में देखिए। बाकी तीनों का आपको सामान्य लेवल याद रखना है कि 100 ml खून में, 100 ml ब्लड में नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल कितना होना चाहिए? 100 ml ब्लड में नॉर्मल यूरिया का लेवल कितना होना चाहिए? और 100 ml ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होना चाहिए? ये तीनों लेवल आपको याद होने चाहिए। देखिए, ब्लड का तो आपको जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में, वो 80 से 100 मिलीग्राम है। अगर इससे ज्यादा हो जाता है उसे हम डायबिटीज या मधुमेह रोग कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन की कमी से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 80 से 100 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाए पर 100 ml, तो उसे डायबिटीज कहेंगे। 17 से
30 मिलीग्राम होना चाहिए यूरिया का लेवल पर 100 ब्लड में। पर 100 ml ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो कितना होना चाहिए? 150 से 200 मिलीग्राम। ये तीनों के डाटा आपको अच्छे से याद रखने, बहुत महत्वपूर्ण है। ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल। साथ में कौन है? प्लाज्मा प्रोटीन, जिसके बारे में मैंने कहा है कि हम इसको अभी डिटेल में बात करेंगे। देख लीजिए। आगे देखते हैं। तो अदर सब्सटेंस हम पढ़ रहे थे, उसमें पहला हमने देखा था प्लाज्मा प्रोटीन। इस प्लाज्मा प्रोटीन में एक हम पढ़ेंगे एल्ब्यूमिन, दूसरा हम पढ़ेंगे प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा हम पढ़ेंगे फाइब्रिनोजन, और चौथा प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ेंगे ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। चार कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन है? एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोब्यूलिन। यहां से भी एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें एल्ब्यूमिन प्रोटीन के बारे में, तो देखिए, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, पहला क्वेश्चन। पहला तो ये याद रखना है कि ये सबसे छोटा प्लाज्मा प्रोटीन है, सबसे छोटा प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन। दूसरा है, और ये बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये रक्त का ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखता है। 2 या 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रक्त का कोलोइडल परासरण दाब कौन बना के रखता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। बीसीओपी का पूरा नाम है ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको बनाए रखने का काम कौन सा प्रोटीन करेगा? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और आखिरी बात, रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन हैं उसमें सबसे ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन पाया जाएगा, 4%। रक्त में इन चारों में से सबसे ज्यादा कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाएगा? एल्ब्यूमिन, सबसे छोटा प्लाज्मा प्रोटीन है और ब्लड का कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये दोनों रक्त का थक्का निर्माण में सहायता करते हैं।
रक्त का थक्का निर्माण में सहायक होते हैं। देखिए, और ये सबसे बड़े प्लाज्मा प्रोटीन है। सबसे बड़े प्लाज्मा प्रोटीन। और अब बचा है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। देखिए, ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके दो काम आपको याद रखने। एक तो ये रसायन पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन करता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। और ये दूसरा, कोई जीवाणु हो या कोई विषाणु हो, वायरस हो, रोगजनक हो, उनके द्वारा जो स्त्रावित विष है, उस विष को नष्ट करता है। देखिए, आराम से देखिए। अभी हम ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के बारे में और बात करेंगे, लेकिन प्लाज्मा में ये 4 प्रोटीन है: एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोब्यूलिन। एल्ब्यूमिन में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है कि ये ब्लड का कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बीसीओपी, रक्त का कोलोइडल प्रसारण दाब मेंटेन करता है। सबसे छोटा प्लाज्मा प्रोटीन है, लेकिन रक्त में, ब्लड में जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन है, उनमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला है। 4% ये पाया जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये दोनों रक्त का थक्का निर्माण में सहायक प्रोटीन है और ये सबसे बड़े प्लाज्मा प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन का 2 काम है: एक ये रसायन पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन करता है, और दूसरा, जीवाणु या कोई रोगजनक हो, पैथोजन हो, उसने कोई टॉक्सिक एलिमेंट या पॉइजन का स्रावण किया है, तो ये उसको नष्ट कर देगा, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। देखिए, तो अभी हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। और ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या काम करता है, मैंने आपको अभी बताया। कुछ केमिकल सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करेगा, और कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, उसने कोई टॉक्सिक एलिमेंट या पॉइजन का स्रवण किया है, उसको नष्ट करेगा। 3 टाइप के हैं ये: अल्फा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, दूसरा है बीटा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, और तीसरा और आखिरी है गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन 3 टाइप के हैं: अल्फा, बीटा और गामा। देखिए, अल्फा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कॉपर का परिवहन करता है। बीटा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन आयरन का परिवहन करता है। और गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन ये प्रतिरक्षा तंत्र
इम्यून सिस्टम में सहायक होता है, सहायता करता है। इसलिए इस गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन को इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन भी कहा जाता है। और इस इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन से ही एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीबॉडी कौन सा प्रोटीन है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन है या गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। ये 3 प्रकार के ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, इनको आप ध्यान से देखिए। देख लीजिए। अब एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, ये जो, चाहे तो आप नोट डाल के इसको लिख सकते हैं, गामा ग्लोब्यूलिन। बताओ, गामा ग्लोब्यूलिन का दूसरा नाम क्या है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इसके अलावा शेष सभी प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण लीवर में होता है, यकृत में होता है। देख लीजिए सर, फिर गामा ग्लोब्यूलिन या इम्यूनोग्लोब्यूलिन का कहाँ होता है? इसका निर्माण लसिका अंगों में होता है, लिम्फोइड ऑर्गन्स में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, देख लीजिए। जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन है सबका निर्माण लीवर में होगा, सिवाय किसके? गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के। और गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का निर्माण लीवर में नहीं होकर लिम्फोइड टिश्यू में होता है, लसिका ऊतकों में होता है। ये लसिका ऊतक होते हैं थाइमस ग्लैंड, स्प्लीन, पेयर पैचेज, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी आपको ये सेंटेंस अच्छे से याद रखना। क्लियर है बात? देखिए, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। तो अभी मैं आपको बता रहा था, अगर कोई आपसे ये पूछे कि प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, देखिए इस क्वेश्चन के जवाब में आपको चारों ऑप्शन अच्छे से देखने हैं। मान लीजिए एक पैटर्न ये रहा, यकृत में, अग्नाशय में, आमाशय में और हृदय में। दूसरा पैटर्न ये है, यकृत में, लसिका अंगों में, आमाशय में और वृक्क में, किडनी में।
इसी क्वेश्चन के ऑप्शन अगर ऐसे हैं, यकृत में, लसिका अंगों में, ए व बी दोनों, और हृदय। देखिए ध्यान से, सेंटेंस में फिर बोल रहा हूं, जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन है सभी का निर्माण लीवर में होता है सिवाय गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन या इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण कहां होता है? ऑप्शन आपने देखा, कोई दिक्कत ही नहीं है, यकृत आंसर हो। अगर इन ऑप्शन की जगह ये ऑप्शन होते तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। भले ही लस्सी का अंग लिखा हुआ है, लेकिन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों कहीं पर नहीं है, तो आपको किसको आंसर मानना है? यकृत। लेकिन ये ऑप्शन अगर ऐसे हो कि यकृत भी दे रखा है, लस्सी का अंग भी दे रखे हैं, और ए और बी दोनों, तब जाके आपको आंसर क्या टिक करना है? सी। क्योंकि लस्सी का अंगों में कौन से वाला? गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होगा, और बाकी सभी जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन हैं उन सब का निर्माण कौन करेगा? यकृत। देख लीजिए, इसीलिए ब्लड को आभासी संयोजी ऊतक, फोल्स कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, क्योंकि इसकी मैट्रिक्स में जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं ये स्वयं नहीं बनाता, खुद नहीं बनाता, वो बाहर किसी अंग से बन के आते हैं। मैक्सिमम प्लाज्मा प्रोटीन यकृत बनाता है, और गामा ग्लोब्यूलिन या इम्यूनोग्लोब्यूलिन या एंटीबॉडी कौन बनाता है? लिम्फोइड ऑर्गन या लसिकांग। आराम से देखिए, प्लाज्मा और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में हमने अच्छे से बात कर ली है। अब है ब्लड कॉर्पस्कल्स, रक्त कणिका। ब्लड कॉर्पस्कल्स, रक्त कणिकाएं, और इसमें आप जानते हैं 3 महत्वपूर्ण नाम है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और फ्लैटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और फ्लैटलेट्स। आरबीसी का एक और नाम है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का है थ्रोम्बोसाइट। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स और फ्लैटलेट्स या पट्टिकाणु या थ्रोम्बोसाइट। अब इनमें सबको एक एक हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरबीसी की। देखिए, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, लाल रक्त कणिका। बहुत जनरल बात यह है कि इसका आकार कैसा होता है, और इसका आकार बाई कॉनकेव होता है। स्तनधारियों की जो आरबीसी है
वो उभयावतल होती है। देखिए, दोनों तरफ से अवतल होती है, उभयावतल, बाई कॉनकेव। और इस आरबीसी के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, श्वसन वर्णक पाया जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। और इस हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन। आरबीसी के बारे में जानकारी। दूसरी बात यह है कि आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होती है। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाए। देख लीजिए, बस इसका अपवाद है ऊंट व लम, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बाकी सभी मैमल्स की आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड या केंद्रक विहीन होती है। देखिए, तो आरबीसी का आकार आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन अब इसका कोई ज्यादा खास मतलब नहीं है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का। आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? ये सारी बातें जब हम ब्लड टिश्यू के रूप में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अभी हमें इतना याद रखना है इसका शेप कैसा है। इसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, और आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड या केंद्रक विहीन होती है, सिवाय ऊंट और लांबा के। देख लीजिए। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं आरबीसी की। अगला जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आरबीसी एक कोशिका के रूप में है, और इसमें जो श्वसन होता है वह अवायवीय श्वसन होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन। ये सबके लिए ऑक्सीजन लेके जाती है, क्योंकि इसके अंदर कौन होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। सभी अंगों की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जो आरबीसी करती है, उसके स्वयं के अंदर एरोबिक नहीं, एन एरोबिक अवायवीय श्वसन होता है। दीपक नीचे सदैव अंधेरा ही होता है। जो जलता है वो दूसरों के लिए जलता है। स्वयं पूरे बॉडी में जितनी भी सेल्स या टिश्यू है, सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है, लेकिन खुद के पास ऑक्सीजन नहीं है। एन एरोबिक रेस्पिरेशन करेगी। ध्यान में रखना इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अभी हम बात कर रहे थे कि आरबीसी के अंदर श्वसन वर्णक होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। देखिए, हीमोग्लोबिन। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी मैंने आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी है। अब फिर बता रहा हूं, ये जो हीमोग्लोबिन है, ये चार चीजों से, चार हीम और चार ही
ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से या ग्लोबिन श्रृंखलाओं से बना। अगर आप एक हीम की बात करेंगे तो एक हीम में एक आयरन होगा और पोरपाइरिन वलय होगी। देखिए, पोरपाइरिन वलय, देखिए तो पोरपाइरिन वलय और आयरन मिलके हीम बनाएगा और ऐसे 4 हीम और 4 ग्लोब्यूल जो चैन मिलकर क्या कहलाएंगी? हीमोग्लोबिन। अब हमें बात करनी है ऑक्सीजन की। अगर आप एक हीम की बात करेंगे तो वो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, एक अणु ऑक्सीजन को पकड़ेगा, एक हीम। लेकिन अगर आप पूरे हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम होते हैं, इसलिए 4 अणु किसके बाइंड रखेगा? ऑक्सीजन के। ये बहुत अच्छी बात। एक हीमोग्लोबिन का अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को पकड़ के रखता है। एक और डाटा, अगर आप 100 ml ब्लड की बात करें तो 100 ml रक्त 20 ml ऑक्सीजन को ले जा सकता है, परिवहन कर सकता है। इसलिए ब्लड की ऑक्सीजनीकरण क्षमता या ऑक्सीजनेशन कैपेसिटी 20% मानी जाती है, क्योंकि 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन को लेके जा रहा है। देख लीजिए इसे। वैसे ये सारी बातें मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बताई है। चलिए, अगर आपको हीमोग्लोबिन की मात्रा के बारे में देखना है तो वो है 15 ग्राम पर 100 ml ब्लड। और रक्त की ऑक्सीजनीकरण क्षमता 20 ml ऑक्सीजन 100 ml ब्लड लेके जाएगा, इसलिए क्षमता कितनी हो गई? 20% हो गई। बहुत अच्छे से मैंने आपको ये बात समझा रखी है। तो आपसे कोई पूछे कि रक्त की ऑक्सीजनीकरण क्षमता कितनी है? 20%। अब एक बात और, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है तो वास्तव में आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है, और किसी भी तत्व के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि उसे ऑक्सीकरण कहेंगे। ध्यान से देखना इसको, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी रही है और हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट है? आयरन। तो आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो नॉर्मली तो उसके लिए ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण शब्द आना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है? श्वसन के दौरान या हीमोग्लोबिन में जब आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीडेशन की जगह एक शब्द है ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन, और इसको कह रहे हैं
ऑक्सीजनीकरण। ऐसा क्यों? अगर ऑक्सीडेशन होता तो इस आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर में भी चेंज होता। अगर ऑक्सीकरण होता तो आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर में बदलाव होता, लेकिन ऑक्सीजन के जुड़ने के बाद आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर जो पहले था +2 वो +2 ही रहता है। इसलिए हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के जुड़ने को ऑक्सीजनीकरण कहा जाता है। उसके लिए ऑक्सीकरण शब्द इस्तेमाल में नहीं आता है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जब ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीकरण बोलना चाहिए, ऑक्सीकरण नहीं बोल रहे हैं, ऑक्सीजनीकरण बोल रहे हैं। कारण आपको समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन कब बोला जाएगा? जब आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज हो। यहां पर कोई भी चेंजेज नहीं होता। ये बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देख लीजिए। देखिए, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी आरबीसी से रिगार्डिंग मैंने आपको समझा दी है। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। देखिए, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, ल्यूकोसाइट। देखिए, एक है ग्रेनुलोसाइट। डब्ल्यूबीसी दो टाइप की होगी। एक है ग्रेनुलोसाइट और दूसरी है ए ग्रेनुलोसाइट। डब्ल्यूबीसी के दो प्रकार है। इसको कहेंगे कणिका युक्त और इसे कहेंगे कणिका विहीन। आराम से देखिए, कणिका युक्त और कणिका विहीन, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ये जो ग्रेनुलोसाइट है उसको फर्दर 3 डब्ल्यूबीसी में डिवाइड किया गया है। इनके नाम देखिए आप। एक है एसिडोफिल, एसिडोफिल। दूसरी है बेसोफिल और तीसरी है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल। देखिए, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी ग्रेनुलोसाइट नहीं है, तो इन तीनों के साथ एक और ऑप्शन दिया हुआ होगा। तो ये तीनों तो ग्रेनुलोसाइट है, इसमें कणिकाएं पाई जाती है। एसिडोफिल का एक और नाम है इओसिनोफिल। इओसिनोफिल। सबसे पहले तो इनका नाम क्यों रखा गया वही समझ लेते हैं। अभिरंजक या स्टेन या डाई होती है, उनका भी नेचर होता है। एक स्टेन या अभिरंजक है इओसिन, और ये इओसिन एसिडिक नेचर का है। तो ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसके ऊपर इओसिन का रंग चढ़ जाए वो है इओसिनोफिल या एसिडोफिल, क्योंकि इओसिन का नेचर एसिडिक है इसलिए एसिडोफिल। एक और स्टेन या अभिरंजक है मिथाइलिन ब्लू। ये मिथाइलिन ब्लू बेसिक नेचर का है, सारीय प्रकृति का है। जिस डब्ल्यूबीसी पर इसका रंग चढ़ जाए वो बेसोफिल कहलाएगी। अगर केवल
एसिडिक नेचर इओसिन का चढ़े तो एसिडोफिल, केवल बेसिक नेचर मिथाइलिन ब्लू का कलर चढ़े तो बेसोफिल, और दोनों ही चढ़ जाए, मिथाइलिन ब्लू का भी कलर चढ़ जाए, इओसिन का भी चढ़ जाए, तो उसको कहा जाएगा न्यूट्रोफिल। इन डब्ल्यूबीसी का नाम ये किस तरीके के अभिरंजक द्वारा अभिरंजित होती है उस आधार पर है। देखिए, ऐसी डब्ल्यूबीसी जिन पर इओसिन का रंग चढ़ जाए, और इओसिन की नेचर कैसी है, अम्लीय, केवल इओसिन का, एसिडिक नेचर वाले स्टेन का, और जिनके अंदर केवल मिथाइलिन ब्लू का, और मिथाइलिन ब्लू कैसा है, क्षारीय, इसलिए बेसोफिल, और एसिड वाले का भी चढ़े और बेसिडिक या बेसिक वाले का भी चढ़ जाए, दोनों ही रंग चढ़ जाएं, तो उसे क्या कहा जाएगा, न्यूट्रोफिल। कणिका वाली डब्ल्यूबीसी 3 टाइप की है, उनके नाम कैसे रखे गए हैं ये आपके सामने। मैं आपको फिर कह रहा हूं, एक एक सेल के काम, कौन कौन सी डब्ल्यूबीसी कैसी है क्या है, जब टिश्यू पढ़ेंगे तो डिटेल में बताऊंगा। अभी सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट की क्या क्या चीजें याद रखनी है, मैं वही बता रहा हूं। कणिका विहीन या एग्रेनुलोसाइट, इसमें दो नाम हैं, कौन कौन से, और ये दो नाम हैं, एक है मोनोसाइट और दूसरा है लिम्फोसाइट। ध्यान से देखिए, मोनोसाइट भक्षकाण्विक प्रकृति की कोशिका है, एक तरीके से फैगोसाइटिक नेचर या मैक्रोफेज टाइप की सेल है। और लिम्फोसाइट के बारे में याद रखना है कि ये रक्त की एकमात्र कोशिका है जो विभाजन करती है, इसके अलावा रक्त की कोई भी कोशिका विभाजन नहीं करती। और मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है, सबसे लंबी कॉर्पस्कल्स है। अगर इन पांचों में बात की जाए तो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी किसको बोलेंगे, मोनोसाइट को, और जितनी भी रक्त कणिकाएं हैं उनमें सबसे लंबी रक्त कणिका भी किसको कहा जाएगा, मोनोसाइट। और मोनोसाइट फैगोसाइटिक नेचर की कोशिका है, भक्षकाण्विक प्रकार की कोशिका है। तो ये था डब्ल्यूबीसी के टाइप। आराम से देखिए, यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। जब टिश्यू पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कनेक्टिव टिश्यू। देखिए ध्यान से, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक, आप जानते हैं 4 टाइप के ऊतक होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें फैगोसाइटिक नेचर की जो कोशिका होती है उसे मैक्रोफेज कोशिका कहते हैं। इसमें एक सेल होती है मैक्रोफेज सेल। ये मैक्रोफेज सेल आगे चलकर ब्लड में घूमती रहे तो इसको कहा जाता है घूमने वाली
या वॉन्डरिंग मैक्रोफेज, नेचर वही है, नेचर वही है, बैक्टीरिया या जितने भी पैथोजन है उनका भक्षण करना, उनको निगलना। अगर मैक्रोफेज ब्लड में चली गई उसको वॉन्डरिंग मैक्रोफेज, या इसी को फिर ब्लड में जाने पर नाम देते हैं जो हम पढ़ रहे थे भी, मोनोसाइट। तो वॉन्डरिंग मैक्रोफेज के नाम से किसको जाना जाता है? मोनोसाइट को। अगर ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में जाकर फिक्स हो जाएं तो उनको कहा जाएगा फिक्स्ड मैक्रोफेज। और ये फिक्स्ड मैक्रोफेज में जो नाम मैं आपको बता रहा हूं वो प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लीवर में जो मैक्रोफेज है उसका नाम है कुफुर सेल। लंग्स में जो मैक्रोफेज है उसका नाम है डस्ट सेल। देख लीजिए, लीवर में कुफुर सेल है, लंग्स में इसको क्या बोलेंगे? डस्ट सेल। है कौन? मैक्रोफेज सेल ही है, लेकिन किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में जाकर वो क्या हो गई है? फिक्स हो गई है। देख लीजिए आराम से। तो मोनोसाइट एक तरीके की मैक्रोफेज सेल है जो घूमती रहती है, और फैगोसाइट या भक्षकाण्विक नेचर की होती। कुफुर सेल लंग्स के अंदर कौन सी होगी? डस्ट सेल। थाइमस ग्लैंड में हेसल्स ग्रेन्यूल्स। क्लियर है बात? और ब्रेन में भी एक कोशिका होगी जिसको कहेंगे माइक्रोग्लियल सेल। अगर बात करें नॉन न्यूरल सेल की तो इसको कहा जाएगा माइक्रोग्लियल सेल। थाइमस ग्लैंड में हेजल्स ग्रेन्यूल्स। इन तीन के बारे में आप अच्छे से याद रखें। जब ब्रेन पढ़ेंगे, नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे न्यूरॉन और नॉन न्यूरल सेल, जिसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट जो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। अभी आप इतना याद रखें कि कनेक्टिव टिश्यू मैक्रोफेज सेल अगर ब्लड में जाकर घूमती रहे मोनोसाइट कहलाएगी। किसी फिक्स्ड ऑर्गन में चली जाए, लीवर में चली वहीं रहने लग गई कुफुर सेल, लंग्स में डस्ट सेल, और ब्रेन में माइक्रोग्लियल सेल। आराम से देखिए। डब्ल्यूबीसी के बाद अगला जो पॉइंट है वो है फ्लैटलेट्स। पट्टिकाणु, थ्रोम्बोसाइट। देखिए, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? पहली बात तो यह है कि यह रक्त का थक्का निर्माण में सहायता करती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी रक्त कणिका ब्लड के क्लोटिंग में मदद करेगी, वो है थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स। अगर इसकी संख्या की बात करें, पर MM³ ब्लड में 1.5 से लेकर 4.5 लाख तक ये पाई जाएगी। एक रोग हो जाता है डेंगू रोग, और ये डेंगू रोग जिस वायरस की वजह से होता है
उस वायरस का नाम है फ्लेवी वायरस। और इस रोग में आपको भी पता है प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है। देख लीजिए, एक शब्द बार बार बोला जाता है 40,000 पर mm³। ये प्लेटलेट्स का क्रिटिकल नंबर है। देखिए, डेंगू के दौरान प्लेटलेट्स लगातार गिरती रहती है। सामान्य इसकी संख्या 1.5 से 4.5 लाख होती है। क्रिटिकल का मतलब है कि 40,000 से कम चली गई तो अब प्रॉब्लम ज्यादा है। यहां तक कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। तो प्लेटलेट्स के बारे में, इसकी संख्या, डेंगू वायरस द्वारा होता है, प्लेवी वायरस। और डेंगू का जो रोग वाहक है, वेक्टर है, वो मच्छर है, मादा एडीज मच्छर, जिसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। आराम से ये प्लेटलेट्स के बारे में दी गई जानकारी देख लीजिए।